नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। कानपुर देहात में एक अजीबोगरीब सड़क हादसा सामने आया। इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जैसे जानबूझकर या फिर किसी साजिश के तहत हादसे को अंजाम दिया गया हो, लेकिन हादसे की तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। तस्वीरों में देखिए, एक युवक अपनी बाइक पर बैठकर सड़क पर बात करते दिखाई दे रहा है। तभी उसके पीछे खड़ा ट्रक उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन इसका पता बाइक सवार युवक को नहीं चलता। तभी ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई, जिससे बाइक सवार युवक की जान बाल बाल बच गई। दरअसल युवक ट्रक की टक्कर के बाद सड़क पर गिर गया था। तभी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोक दिया, जिससे युवक पर ट्रक चढ़ने से बच गया और बाइक सवार युवक की जान बच गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तस्वीरों में देखिए, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराते हुए दिखाई दे रही है। इस कार की टक्कर के बाद मौके पर धूल का गुबार दिखाई देता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। इस कार में सवार सभी 6 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। इस हादसे में पहले एक्सप्रेसवे पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अचानक एक कार डिवाइडर से टकराती है और फिर मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। हादसे की तस्वीरें एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार कार फर्रुखाबाद से अहमदाबाद जा रही थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले बीच सफर में एक्सीडेंट हो गया। राहत की बात ये रही कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लखीमपुर खीरी में पुलिस कस्टडी से कैदी हथकड़ी समेत फरार हो गया। कैदी के भागने का पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में साफ है कि पुलिस वाला कैदी के साथ पेट्रोल पंप पर बाइक के साथ खड़ा था। बाइक में पेट्रोल भरवाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस वाले ने लापरवाही बरती, जो उसे भारी पड़ गई। सफेद शर्ट पहने कैदी हथकड़ी के साथ बाइक के साथ ही खड़ा था, लेकिन उसे पुलिस कर्मी की लापरवाही की भनक लग चुकी थी। मौके का फायदा उठाकर कैदी हथकड़ी समेत वहां से 9-2-11 हो गया। इससे पहले पुलिस वाला कुछ समझ पाता, कैदी पूरी ताकत से वहां से भागा। हालांकि पुलिस वाला भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कैदी को नहीं पकड़ पाया। बताया जा रहा है कि भगोड़ा कैदी पॉक्सो एक्ट में आरोपी था। पूरा मामला मितौली थाना पुलिस का है। इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वहीं फरार कैदी की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद में साहिबाबाद के जनकपुरी इलाके से मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। पीड़ित अशोक अपने परिवार के साथ जनकपुरी में रहते हैं। पड़ोस में ही कुछ लोग गैस रिफिलिंग का अवैध काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत अशोक बार बार पुलिस और कॉलोनी के लोगों से कर चुके थे। पीड़ित का आरोप है कि गैस रिफिलिंग करने वाले बदमाश दबंग थे और उन्होंने लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और मौका मिलने पर गैस रिफिलिंग करने वाले दबंगों ने कारोबारी अशोक के घर में घुसकर हमला कर दिया और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। महराजगंज में चोरी करते पकड़े गए युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने चोर को जमकर पीट दिया। गांव वाले लाठी डंडे और लात घूंसों से काफी देर तक चोर को पीटते रहे। नौतनवा थाना इलाके के खोरिया बाजार का मामला है। मारपीट के बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। बागपत के बड़ौत थाना इलाके में खूनी संघर्ष सामने आया, जहां सड़क पर फैली गंदगी को साफ करने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया, जिसमें महिला और पुरुष समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को बड़ौत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में महिलाओं को सिर और हाथों में गंभीर चोट आई है। कितने लोग हैं आपके घायल? घटना बड़ौत कोतवाली के बड़का गांव की है, जहां मामूली बात पर आसपास के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। रायबरेली में एक प्राइवेट डॉक्टर धीरज चंदेल की गुंडाई सामने आई है। खुद को डॉक्टर कहने वाले धीरज चंदेल ने मृत बच्चे के परिजनों के साथ बदसलूकी की, उनको दुत्कारा। यही नहीं, शोर मचाने पर परिजनों को हवालात में डालने की धमकी भी दी। इसके साथ ही बिना पैसे लिए शव न देने की कर्मचारियों को हिदायत दी। आस्था चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। हम बुलाने आए थे। पुलिस बुलाओ। शराफत से निकल जाओ, नहीं तो भी यहीं पे अभी जो है ना, यहीं से सीधा हवालात भेजूंगा। वहीं अस्पताल के सीएमओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि डॉक्टर का व्यवहार गलत है। इसके साथ ही न्यूज 18 से बात करते हुए सीएमओ ने कहा कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
व्यवहार दिख रहा है डॉक्टर का, तो उचित नहीं दिख रहा है और इसकी जांच कराई जाएगी। समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर धीरज चंदेल अपने व्यवहार से सारी हदों को पार करते नजर आ रहे हैं। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के रजवन बंद इलाके में एक जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसकी चपेट में 5 लोग आ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 3 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें भी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एक मकान की एक कमरे की छत गिर गई है। छत पूर्ण रूप से गिर गई है, उसमें पूरा परिवार दब गया था, जिसमें परिवार में 5 बच्चे और 2 बड़े हैं उनके माँ बाप। तो एक बच्ची घायल है और जो माँ बाप है वो दोनों घायल हैं। सभी घायलों को PL शर्मा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तो अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कहीं कोई और तो दबा हुआ नहीं है, पूरा इसमें चेक करवाया जा रहा है। लोगों की माने तो जर्जर मकान के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन प्रशासन मौके पर सर्च अभियान चला रहा है ताकि ये पुख्ता किया जा सके कि कोई और नीचे तो नहीं दबा है। महुआ के बहुचर्चित विस्फोटक व्यापारी को बदमाशों ने 8 सितंबर को झांसी हाईवे पर कबरे थाना के पास दिन दहाड़े गोली मार दी थी, जिसका कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इंद्रकांत त्रिपाठी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि लोकल व्यापारियों में व्यापारी की हत्या के बाद से आक्रोश है। दरअसल इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगा था कि महोबा के पूर्व SP मणिलाल पाटीदार पैसों की डिमांड कर रहे थे, नहीं देने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद CM योगी ने महोबा के पूर्व SP मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही संपत्ति की जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। सोमवार 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बार के सत्र में विपक्ष की ओर से भारत चीन विवाद, कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इस बार के सत्र से प्रश्नकाल को भी हटा दिया गया है। जून में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। ऐसे में विपक्ष ये मुद्दा इस बार के सत्र में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। संसद के सभी सदस्यों के लिए सत्र में भाग लेने से पहले कोविड-19 RT-PCR परीक्षण कराना होगा और जांच में नेगेटिव आना जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पालियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। शनिवार तथा रविवार को ही संसद की कार्यवाही जारी रहेगी। संसद सत्र की शुरुआत 14 सितंबर को होगी और इसका समापन 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। सिर्फ पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में चलेगी, जबकि लोकसभा शाम की पाली में बैठेगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां भागवत ने लखनऊ के आर्यकुल कॉलेज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ भी RSS प्रमुख से मुलाकात करने पहुंचे और चर्चा की। संघ प्रमुख ने संघ कार्यकर्ताओं सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। इस बैठक में अवध प्रांत के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनके साथ संघ प्रमुख ने विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनसे मोहन भागवत ने कहा कि शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के लिए काम करें और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए काम करें, ताकि श्रमिकों और किसानों में आत्मनिर्भरता का भाव जागे। इसके साथ ही संघ कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच पर्यावरण बचाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। यूपी सरकार समूह ख और समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 साल तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 साल की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे, उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू हो गया है। यूपी में सरकारी नौकरी अब प्राइवेट नौकरी जैसी होगी। प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस बेस्ड काम होगा। अब 5 साल तक संविदा पर तैनाती होगी। समूह ख और समूह ग में संविदा पर तैनाती होगी। हर 6 महीने में संविदा कर्मियों का मूल्यांकन होगा। कर्मचारियों के प्रदर्शन और दक्षता का मूल्यांकन होगा। 60% से कम अंक पाने वाले सेवा मुक्त होंगे। 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जा सकेगी। ये सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपीएसएसएफ के पास होगी। निजी कंपनियां भी पेमेंट देकर एसएसएफ की सेवाएं ले सकती हैं। यूपीएसएसएफ को ढेर सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे बगैर वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की शक्ति। एसएसएफ का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर का अधिकारी इस फोर्स का प्रमुख होगा। बगैर सरकार की अनुमति के एसएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अदालत भी संज्ञान नहीं ले सकती है। मुख्यमंत्री ने 26 जून को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी थी। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए यूपीएसएसएफ के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शुरुआत में यूपीएसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की घोषणा काफी पहले कर दी थी, जिस पर लगातार अमल हो रहा है। इसी कड़ी में 2 आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच पूरी हो गई है। विजिलेंस की ओर से दोनों आईपीएस पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आईपीएस अजय पाल शर्मा पर अपराधियों से साठगांठ और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जबकि आईपीएस हिमांशु कुमार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिफारिश के आरोप हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। शनिवार को तबियत बिगड़ने पर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। हाल ही में रघुवंश प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको नमन करता हूं। उनके निधन के बिहार के साथ साथ देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक शून्य छोड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि बिहार के वरिष्ठ राजनेता रघुवंश बाबू के निधन की सूचना से अत्यंत दुख हुआ। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। वहीं लालू ने ट्वीट के जरिए कहा कि मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए, बहुत याद आएंगे। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट से सांसद रहे रघुवंश प्रसाद का जन्म 6 जून 1946 को वैशाली के ही शाहपुर में हुआ था। 1977 से लेकर 1990 तक वे बिहार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 से 1979 तक बिहार के ऊर्जा मंत्री भी रहे थे। 1996 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। हालांकि 10 सितंबर को उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया था। ललितपुर में पुलिस ने अवैध शराब और इसके कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सीओ तालबेहट के नेतृत्व में पुलिस बल ने थाना पूरा कला के तहत कबूतरा डेरे उगरपुर में छापेमारी की। इस दौरान जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई करीब 400 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। मौके से ही 5000 किलो का लहन भी नष्ट किया गया। पुलिस ने शराब के धंधे से जुड़ी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जमीन के अंदर ड्रमों में लहन और शराब बनी हुई छुपाई गई थी। जेसीबी मशीन से उनको खोद के निकाला गया और इसको डिस्ट्रॉय कराया गया। भारी मात्रा में लहन डिस्ट्रॉय किया गया, भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, भट्टी बरामद हुई। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल में। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिसके चलते अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप है। जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब का काला कारोबार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महराजगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर पुलिस और एसएसबी की टीम ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है। एसएसबी ने नेपाल से अवैध रास्ते से घुसपैठ कर रहे नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 किलो चरस बरामद हुई है। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ 17 लाख है। पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद नेपाली युवक ने बताया कि वो चरस की खेप लेकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही नेपाली नागरिक को जेल भेज दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में नशे के कारोबार से जुड़े और भी लोगों के नाम सामने आएंगे। साथ ही पूछताछ के आधार पर बाकियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। मेरठ में बिना मास्क वालों पर अब तीसरी नजर रहेगी। मास्क नहीं लगाने पर बीच चौराहे पर लाउडस्पीकर से पुलिस की फटकार सुनने को मिलेगी। यही नहीं, पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज देखकर बगैर मास्क वालों पर और सख्त कार्रवाई करेगी। मेरठ के देहली गेट में पुलिस ने अपनी तरह की अनूठी पहल की है। इस इलाके में दर्जनों लाउडस्पीकर से अचानक ही मास्क न लगाने पर पुलिस की फटकार की आवाज आने लगती है। अगर बिना मास्क के कोई सवारी आपकी रिक्शा में बैठ के जा रही है तो उसके साथ साथ आपका भी चालान किया जाएगा। और अतिक्रमण सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है
कि वो निश्चित जगह पर ही अपना सामान रखें, सड़क से आगे ना रखें। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें बारी बारी से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगती है। आने वाले दिनों में इस इलाके में और भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। घंटाघर, बैली बाजार और खैर नगर समेत पूरे इलाके में सड़क और चौराहों पर 70 कैमरे लगेंगे। ई रिक्शा और बाइक पर बगैर मास्क और बगैर हेलमेट वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामले को देखते हुए बजरंग दल ने हिंदू युवतियों को जागरूक करने के लिए मुहिम शुरू की है। सहारनपुर हरि मंदिर में लव जिहाद से कैसे बचें, इसके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें युवतियों को आत्मरक्षा के लिए कुंफू और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। ज़्यादातर ये लड़के हमारे जो कोचिंग सेंटर होते हैं या फिर कॉलेज स्कूल होते हैं उनके बाहर मिलते हैं, तो कैसे हमें उनसे लड़ना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये सब हमें बताया गया। इस कार्यशाला में कुंफू ट्रेनर ने सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए ताकि अचानक हुए हमले या छेड़खानी के वक्त वो अपनी रक्षा कर सकें। कोई हमारा हाथ पकड़ता है या हमें छेड़ता है या हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम कैसे अपना बचाव करेंगे, उस प्रकार की हमने ट्रेनिंग दी है। वर्कशॉप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जरिए युवतियों को लव जिहाद से बचने के बारे में जागरूक किया गया। हापुड़ में मावा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक स्टीम बॉयलर फट गया, जिससे 20 लोग झुलस गए। इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही 2 मकान जमींदोज हो गए। हादसे के बाद आसपास खेल रहे बच्चे भी उसकी चपेट में आ गए। दूध से खोया बनाने के दौरान बॉयलर फटा। बड़ौदा सिहानी गांव में अवैध तरीके से मावा बनाने की करीब 30 भट्टियां चल रही हैं, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारियों को उनकी कोई भनक तक नहीं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। माना जा रहा है कि फैक्ट्री में मावा बनाने का काम हो रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब बॉयलर फटा तो करीब 400 मीटर दूर जाकर गिरा, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ। कई मकानों को भी नुकसान हुआ। बॉयलर फटने की जांच की जा रही है। हाफिजपुर थाना इलाके के बड़ौदा का ये पूरा मामला है।